आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा 10 में विषय हिंदी पाठ झांसी की रानी वीडियो क्रमांक 2। इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी बनकर और झांसी के महलों में आई थी और झांसी के महलों में चारों ओर खुशियों का वातावरण छा गया था। बचपन में ही वो बर्छी तीर कटारों से खेलने वाली और आज दुल्हन बनकर और झांसी में आ गई थी, अर्थात अब वो झांसी की रानी के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ झांसी में आने पर चारों ओर झांसी का राजकुमार जो कि विवाह करके आया था और रानी को साथ में लाया था, तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई थी, आनंद मंगल का वातावरण था। लेकिन क्या पता क्या होने वाला था कि वो जो रानी अपने हाथों में मेहंदी और चूड़ियों का श्रृंगार करके आई थी, यहाँ वो घोड़े पर सवार होकर एक मर्दाने वेश में हाथ में तलवार लिए हुए दिखाई दे रही है। तो उसका विधि ने भी शायद इस प्रकार का जो विधान लिखा था कि उसके हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही है, उसके हाथ में तलवार ही अच्छी लगेगी। ऐसी कुछ बात हम अभी सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे कब चूड़ियां भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवियत्री कहती है कि जब झांसी के राजकुमार गंगाधर राव छबीली से शादी करके और झांसी में आते हैं तो कहते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, यानी झांसी का भाग्य था वो उसका उदय हो गया था और चारों ओर आनंद खुशियों का वातावरण महलों में था और महलों में चारों ओर रोशनी और प्रसन्नता रूपी रोशनी छाई हुई थी। लेकिन ये जो खुशियां हैं ज्यादा तक चल नहीं सकी, क्यों कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, अर्थात जब ये खुशियों का कुछ समय ही बीता होगा कि उसी समय की जो गति थी उसके अनुसार वहां झांसी में फिर काली घटाएं अर्थात संकट की घड़ियां आ गई थी। और ऐसा लग रहा था कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, कि जो बचपन से ही जो हाथ है वो तीर चलाते थे, बर्छी कटारों से खेलते थे, उसे हाथ में शायद विधाता ने भी चूड़ियां जो पहने हुए अच्छा नहीं समझा था। और असामयिक झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है और रानी जो कि अभी अभी ही आई थी, उसको कुछ समय हुआ था झांसी में आए, लेकिन वो विधवा हो गई थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, अर्थात असामयिक मृत्यु के कारण रानी जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी, तो उसकी इस अकस्मात वज्रपात जो हुआ उसकी भगवान को भी ईश्वर को भी दया नहीं आई। इतना ही नहीं, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, कि उस समय तक राजा के कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई थी, अर्थात रानी है वो बहुत दुखी हो गई थी। ऐसी कहानी और उसकी वीरता की कहानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि बुंदेले और हर बोलों के मुंह में हमने झांसी वाली रानी की खूब कहानी और गाथाएं सुनी है कि वह तो मर्दों की तरह ही उसने युद्ध भूमि में युद्ध किया है। इस प्रकार की गाथाएं हमने बुंदेले और हर बोलों के मुंह से सुनी है। अभी जो अर्थ बताया था एक बार फिर सरलार्थ के रूप में देखिए कि जब लक्ष्मीबाई
रानी बनकर झांसी में आई तो राजभवन प्रसन्नता और खुशियों का उजाला हो गया था और ऐसा लगा कि अब झांसी का भाग्य उदय हो गया है। परंतु तभी अचानक ही काल की गति ने झांसी में काली घटाएं अर्थात संकट से घेर लिया और लगने लगा कि काल को भी तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। इस काल ने रानी को विधवा बनाकर उसकी चूड़ियां तुड़वा दी और रानी असमय ही विधवा हो गई। विधाता को भी ऐसा प्रहार करते हुए दया तक नहीं आई और राजा बिना संतान का सुख देखे स्वर्गलोक सिधार गए। रानी के दुख का तो कोई पार ही नहीं रहा। बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने इस प्रकार की कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे है, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात जब झांसी के राजा की असामयिक मृत्यु हो जाती है अर्थात झांसी का दीप बुझ जाता है तो अंग्रेज सेनापति डल हो जी मन ही मन खूब प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने जो भारतीय राजाओं के राज्यों की हड़पने की जो नीति बनाई थी अर्थात हड़प नीति जो उसने लागू की थी उसका उसने ये झांसी पर अधिकार करने का अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया था। और जैसे ही उसने सुना कि झांसी के राजा की असामयिक मृत्यु हो गई है तो उसने फौरन अर्थात तुरंत ही अपनी सेना को दुर्ग पर भेजकर और अपना अंग्रेजी झंडा उस पर लहराया और लावारिस अर्थात वो झांसी जो वारिस मालिक के बिना की हो गई थी उसका वारिस अर्थात स्वामी बनकर और वो अंग्रेज सरकार झांसी में आ गई। और इस स्थिति को रानी जब अपने पति की मृत्यु का एक दुख झेल रही थी और ऊपर से अंग्रेजों की स्थिति देखी तो वो बहुत ही दुखी हुई। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी अर्थात अपने पति की असामयिक मृत्यु को देखकर और वो बहुत दुखी थी और उसने अपने राज्य झांसी को देखा तो एकदम उसको वीरान सुनसान सी लग रही थी, क्योंकि उसका मालिक था वो अब कोई नहीं रहा अर्थात उसके राजा की मृत्यु हो चुकी थी। बुंदेले और हरबोलों के मुंह से ही फिर रानी के शौर्य की कहानी हमने सुनी। अनुनय विनय नहीं सुनती थी विकट शासकों की माया, व्यापारी बने दया चाहता था जब यह भारत आया। डल हो जी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी के राजा का सामयिक निधन हो जाता है तो उस समय डल हो जी है वो अपनी राज्य हड़प नीति के तहत यहाँ अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंग्रेज सरकार जो थी वो व्यापारी बनकर यहाँ भारत आया था और वो भारतीयों से दया की भीख मांगी थी कि हम व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन वो अब वापिस अनुनय विनय सुनती ही नहीं थी। उसने अपनी कुटिल नीतियों से और भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर और उस पर अंग्रेजी शासन का झंडा लहरा दिया था। डल हो जी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया अर्थात धीरे धीरे डल हो जी ने सारे भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपनी अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व जमा लिया था। यहाँ तक कि राजाओं को ही नहीं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकराया था अर्थात उसको हराकर और उस पर दबाव डालकर उन्होंने अपने दास बना लिए थे। और रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। और जो रानी है वो अब एक बार तो दासी बन चुकी थी, लेकिन उस स्वाभिमानी रानी ने जो बचपन से ही बर्छी और तीर और कृपाण से खेलती थी उसने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। एक बार फिर वो उठ खड़ी हुई, इस बार अंग्रेजों से वो युद्ध करने के हिसाब से
और स्वयं तैयार हो गई थी और उसने ही अब वापस महारानी के रूप में झांसी का नेतृत्व संभाल लेने की ठानी थी और अंग्रेजों के अधीन अपनी झांसी को नहीं देने का प्रण ले लिया था। इस प्रकार बुंदेली और हरबोलों के मुंह में हमने झांसी की रानी की गाथा को सुना। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी अभी हुआ था ब्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से कई भारतीय राज्यों को अपने अंग्रेजी सरकार के अधीन कर लिया था, जिसमें कि उसने मौका देकर डलहौजी ने जो भारत की राजधानी दिल्ली थी उस पर भी अपना अधिकार कर लिया, उसको छीन लिया। इतना ही नहीं, लखनऊ को भी छीन लिया था कुटिल चालों से और पेशवा को बिठूर में कैद भी कर दिया और नागपुर पर भी उसने प्रहार किया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी भी बात क्या करनी, इनको कोई भूल नहीं सकता कि इनको भी अंग्रेज सरकार ने अपने अधीन कर दिया था। जबकि सिंध, पंजाब और ब्रह्म देश पर भी अभी अभी उन्होंने आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन कर लिया थे। बंगाल, मद्रास आदि की भी इसी प्रकार की कहानी थी कि वहां जब शासक कमजोर हुए या एक दूसरे की सहायता नहीं की या फिर उनका कोई वारिस नहीं था, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने कुटिल चालें चलकर और सबको अपनी अंग्रेज सरकार के अधीन कर दिया था। लेकिन झांसी की जो रानी थी उसने इसका विरोध किया था और वो मर्दानों की तरह लड़ी थी। ऐसी गाथा कवियत्री के अनुसार बुंदेले और हर बोलों के मुंह से हम सुनते आए हैं। अपनी कुटिल नीति के माध्यम से डलहौजी ने राजधानी दिल्ली, लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया था, पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अपना अधिकार अपनी नीति का कठोर प्रहार करके कर लिया था। बंगाल और मद्रास में भी यही हुआ। कवियत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की कहानी बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनाई थी। इस प्रकार ये 4 पद हमने पढ़े हैं। इसका सरलार्थ दिया हुआ भी है और मैंने बताया भी है, उसको अच्छी तरह से सुनकर समझकर ये गृह कार्य है जो आपको करना है। पहला प्रश्न है, काल गति चुपके चुपके झांसी में कौन सा दुख लेकर आई थी? इसका उत्तर आप जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। प्रश्न 2, झांसी का कुल दीपक बुझने पर मन ही मन कौन प्रसन्न हुआ था? तीसरा प्रश्न, डलहौजी ने कौन सी नीति अपना रखी थी जिससे वो भारतीय राजाओं को आसानी से अंग्रेजी राज्य में मिला सके? व्यापारी बनकर कौन भारत आया था? और अंतिम प्रश्न, लावारिस का वारिस बनकर कौन झांसी में आया? इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।